नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। अदिति की अदालत में आज वो मुल्क जिसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप दोस्त चुन सकते हैं, आप दुश्मन बना सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी चुन नहीं सकते। और एक ऐसा ही पड़ोसी भारत के नसीब में है जिसका नाम है पाकिस्तान। हालत इसकी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। एक तरफ अर्थव्यवस्था पर पकड़ खत्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी पीटीआई के नेता इमरान खान नियाजी सरकार के लिए आए दिन नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। सरकार किसी भी तरह इमरान खान नियाजी का मुंह बंद तो करना चाहती है और इसीलिए एक के बाद एक उन पर मामले दर्ज करती जा रही है। शहबाज शरीफ सरकार ने 2 दिन पहले उन पर 80वां केस दर्ज किया। सोचिए, उन पर मर्डर और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। तो पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट भी है। इस रिपोर्ट में उसी बात का जिक्र किया गया है जिसे लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी होती है। और वो बात, वो मुद्दा हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि भारत ने तो उसका दंश झेला है। वो मुद्दा है आतंकवाद। यूएस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में किसी भी तरह का हमला करने की जरूरत की तो ये जरूरत उन्हें भारी पड़ेगी और मोदी सरकार कड़ा जवाब देगी और वो जवाब पाकिस्तान का नक्शा तक बदल सकता है। तो ये खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट अमेरिका की, उसके बाद से ही एक तरफ इस बात की तस्दीक, हालांकि दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकियों के लिए गढ़ रहा है, आतंकियों की जन्नत है, और दूसरा मोदी के लीडरशिप में, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने नए तरीके से आतंकवाद को जवाब देना सीखा है और खुफिया रिपोर्ट इसी की ही तस्दीक कर रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एजाज सैयद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ हैदर हयात हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल यहां पर मैं लेना चाहती हूं हैदर हयात आपसे, और सवाल सिंपल सा है। आए दिन तरह तरह की खबरें इमरान खान नियाजी को लेकर, अब तो आपकी सरकार ने उन पर टेररिज्म तक के चार्जेस लगा दिए। इमरान खान नियाजी आज गिरफ्तार हो सकते हैं, कल गिरफ्तार हो सकते हैं, इस तरह की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। इमरान खान नियाजी क्या सही मायने में गिरफ्तार होने जा रहे हैं या ये सिर्फ माहौल बन रहा है? अदिति, थैंक यू। अदिति, देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान में टेररिज्म जो है वो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो तालिबान हैं, जिन्हें दुनिया में पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, इसे हम कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो दोबारा सर उठा रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं, बिलखुसूस पर्टिकुलरली केपी में, पंजाब में, सिंध में पुलिस के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। तो इसमें देयर इज नो सेकंड ओपिनियन कि पाकिस्तान में अटैक नहीं हो रहे। इमरान खान साहब जो कहते हैं टायरनी है, टू समवट ये है और टू समवट नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो उनके ऊपर बड़े सीरियस केसेस हैं, और इमरान खान साहब इस वक्त कोर्ट की मर्जी के ऊपर है। गवर्नमेंट उन्हें जब गिरफ्तार करना चाहे या अरेस्ट करना चाहे वो कर सकती है, गवर्नमेंट कैन डू दैट, लेकिन गवर्नमेंट इज डिपेंडिंग मच ऑन दी कोर्ट्स, क्योंकि इमरान खान साहब के जो केसेस कोर्ट के अंदर हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो बड़े सीरियस है, जिनमें इमरान खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो सकते हैं। हैदर हयात से मेरा सवाल था, हैदर हयात, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इमरान खान नियाजी इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि इमरान खान नियाजी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, वो एक बड़ा मैसेज देती है पाकिस्तान में इस वक्त राजनीति में जो एक तरह की उथल पुथल है, जो एक तरह की अस्थिरता है, उसे लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 75 के करीब FIRs हो चुकी हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी FIRs हैं जो पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो पाकिस्तान की अगर आप तारीख के ऊपर नजर डालें तो माजी में हमारे जो साबिका वज़ीर आज़म हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होंगे या उनको किसी केस में सजा होगी तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा होगा। बाकी बहुत से केसेस जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर होते हैं वो होते भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इमरान खान साहब भी वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो माजी में पॉलिटिकल लीडरशिप्स करती रही हैं। इनफैक्ट इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर
बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप, जो ओपोनेंट्स थे इमरान खान साहब के, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस का सामना किया है और अल्टीमेटली उसका नतीजा भी कोई नहीं निकला। लेकिन इमरान खान साहब को जो पब्लिक पॉपुलैरिटी हासिल है वो माजी में शायद किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं हासिल थी। और अभी भी इमरान खान साहब को 2-3 मरतबा अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो सके। रीजन यही है कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स है, इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज्ड है और वो किसी सूरत इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे। हर वक्त रोटेशन में ड्यूटीज लगी हुई हैं लोगों की जो इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर मौजूद होते हैं, और जिस वक्त उनको ठीक है, खदशा आपने एक होता है बड़ी कि अच्छी पुलिस अरेस्ट कर लाइन सकती बोली हैदर हयात। आपने ये कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, पाकिस्तान के सियासतदान के लिए इस तरह से चार्जेस लगाए जाना ये नया नहीं है। इमरान खान नियाजी के जो प्रीडिसेसर्स हैं वो इन सब चार्जेस को फेस कर चुके हैं। पाकिस्तान में किस तरह से फौज की दखलंदाजी है, या जो सियासी दलों के नेता रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनका किस तरीके से असैसिनेशन किया गया है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। जनरल सिवाज, मैं इस पर आपका कमेंट लूंगी क्योंकि ये अपने आप में एक कड़वी सच्चाई है पाकिस्तान की सियासत की। लेकिन उससे पहले इमरान खान नियाजी ने तेरी मिट्टी में मिल जावा ये गाना अपने वर्कर को डेडिकेट किया है और शाहबाज सरकार पर हमला बोला है। और ये वो देखो आदित्य, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और चाहे इमरान खान हो, पीटीआई के लीडर, या पीएमएलएन और पीपीपी हो, तो गवर्नमेंट के बीच में और इमरान खान के बीच में कसाकसी चली हुई है। और ये सच्चाई है कि इमरान खान के ऊपर 80 के ज्यादा केसेस हैं और अलग अलग कोर्ट्स में हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, उनको नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है कि वो पॉपुलर लीडर भी हैं और उनके पीछे सपोर्टर बहुत हैं, और वो सपोर्टर जो हैं उसको एक प्रकार से डिफेंस दे रहे हैं। तो ये सच्चाई तो है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जब भी किसी की गवर्नमेंट आती है तो वो ओपोजिशन पे बहुत जोरों से आता है। नहीं, लेकिन तो इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? क्योंकि बार बार पीओके वापस लेने की बात हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी के फ्रंट पर हो, मिलिट्री फ्रंट पर हो, मिलिट्री को अपना बजट कट डाउन करना पड़ रहा है, कहीं से पैसा पाकिस्तान को मिल नहीं रहा। एक इतना अस्थिर देश, क्या पीओके लेने के लिए यही सबसे बेहतरीन टाइम है? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आज उसके अंदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो उनका इन्फ्लेशन है 40% से ज्यादा है। फॉरेन रिजर्व घट के $2 बिलियन रह गया है, 10 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। एक्सपोर्ट जो है स्पेशली टेक्सटाइल वो जीरो हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे के अंदर जो आटा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मिल नहीं रहा, और करीब 200 से 250 रुपए केजी है। तो मारा मारी है हर जगह पाकिस्तान में, पेट्रोल डीजल के रेट्स आसमान छू रहे हैं। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ आतंकवाद बढ़ा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो गया है। इसी प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है वो भी बहुत सक्रिय है बलूचिस्तान में। और कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक शरिया लॉ लाना चाहता है। तो एक पूरा अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है सिविल वार की तरफ जा रहा है। और जिस प्रकार से आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इनके जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ खराब हुए हैं वो भी एक चिंता का विषय है। जिसको ठीक है, आपने खुद ही यहाँ पर जिस तरह से टीटीपी का यहाँ पर जिक्र किया है और आपने बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए और उन फैक्टर्स पर लगातार बात हो रही है, लेकिन हैदर हयात, एक और चिंता बढ़ाने वाली बात तो ये भी है ना, इमरान खान नियाजी कह रहे हैं कि उनके नए जनरल के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। जो उनके संबंध जनरल बाजवा के साथ खराब हो गए थे, अब जो आपके नए आर्मी चीफ हैं, खैर अब तो पुराने हो गए हैं, लेकिन जनरल बाजवा के जो सक्सेसर आए उनके साथ भी संबंध खराब। ये तो आपके लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है और साथ ही इस बात की भी तस्दीक करता है जिस तरह से इमरान खान नियाजी बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तानी फौज की कितनी दखलंदाजी है। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जो बात की है कि उनके ताल्लुका जनरल बाजवा जैसे ही है उनके साथ, तो मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा ने जिस वक्त रिटायरमेंट उनकी हुई उससे पहले फेयरवेल स्पीच में बहुत कैटेगोरिकली कह लिया था कि अब हमारी
इंस्टीट्यूशन की ये पॉलिसी है कि हमने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना। माजी में क्या हुआ है, किसने क्या कुछ किया, उसको डिस्कस करना मुनासिब ही नहीं है। जब मिलिट्री लीडरशिप कैटेगोरिकली ये अनाउंस कर चुकी है कि उसको पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर चाहिए कि वो मिलिट्री लीडरशिप को दावत ना दे। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि मुल्की मामलात पे अगर उन्होंने बैठने तो वो जरूर बैठे उनके साथ, अदरवाइज मतलब मिलिट्री लीडरशिप का काम ही कोई नहीं है पॉलिटिक्स के नहीं, अंदर। लेकिन और पाकिस्तान करंटली के भी अगर हम बात करें तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका कोई किरदार बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा मुल्क की सियासत के अंदर। जो कुछ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है, जिसके खिलाफ हो रहा है, जिसके हक में हो रहा है, वो सब कुछ नेचुरली हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो उससे आप हट कह रहे के हैं ना कोई चीज हैदर नहीं हो हयात, ये रही। तो आपकी मतलब ऑब्जर्वेशन हमारी है, जो ये current आपका political ऑब्जर्वेशन है, leadership- क्योंकि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो फौज ने शासन किया है, तख्ता पलट किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाया है। जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लीजिए, वहां से सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद क्या क्या नहीं देखा है पाकिस्तान ने। तो ये कहना कि फौज की दखलंदाजी नहीं है, कम से कम इतिहास तो आपको फिर मुंह चिढ़ाएगा। एजाज सैयद, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि पाकिस्तान की सियासत में फौज की दखलंदाजी, भले ही हैदर हयात उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन क्या इस बात की तस्दीक नहीं करता कि इमरान खान फौज को लेकर जो बड़े स्टेटमेंट्स देते रहे हैं उनमें सब्सटेंस है। अदिति, इमरान खान के जनरल बाजवा के साथ बड़े आइडियल रिलेशंस थे, पर्टिकुलरली जब 2018 में इमरान खान पावर में आए थे और जनरल बाजवा के ऊपर एक एलिगेशन ये लगता रहा है कि उन्होंने इमरान खान को पावर में आने में बड़ी मदद की, और ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है जिसकी ग्राउंड के ऊपर भी कुछ जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिलते हैं। फिर इमरान खान साहब के रिलेशन जनरल बाजवा से स्ट्रेन हुए, बट इमरान खान साहब को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके थ्रू आउट किया गया पावर से। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी रीजंस हैं, बट ही वाज कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर आप पूछें, लीगली पूछें, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, तो उनको निकाला गया। अब इमरान खान कहते हैं कि उनके जनरल बाजवा की तरह के रिलेशंस हैं। बेसिकली इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, ये ISI चीफ थे, और इन्होंने पाकिस्तानी जो ISI चीफ थे, इन्होंने एट दैट टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इमरान खान थे, उनको बताया था कि उनकी जो फैमिली है वो ग्रेटिफिकेशन या रिश्वत के बाज़ मामलात में मुलवस है, इन्वॉल्व है। तो इमरान खान साहब ने अपने ISI चीफ की तरफ से जो उनकी फैमिली की एक्टिविटीज है उनके रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेने के बजाय ISI चीफ को रिमूव कर दिया था, और वही जो ISI चीफ हैं वो अब आर्मी चीफ बन चुके हुए हैं। और तो पाकिस्तान में जो सियासी सर्कस है उसमें किस तरह से कौन किसके जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें पुल कर रहा है, ये अपने आप में, अभी जैसे एजाज बता रहे थे कि क्या डायनामिक्स हैं जनरल मुनीर और इनके बीच में, इमरान खान नियाजी के बीच में, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बड़ी खबर है कि 7 दिन की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। 17 मार्च तक अब मनीष सिसोदिया ईडी की रिमांड पर ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले आपको याद होगा 26 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब CBI द्वारा गिरफ्तारी की गई, फिर CBI रिमांड पर रहे, फिर जुडिशियल कस्टडी में गए, और उसके बाद ईडी द्वारा गिरफ्तारी, और अब 7 दिन की ईडी रिमांड में वो रहेंगे। 10 मार्च आज है और 17 मार्च तक वो ईडी की रिमांड में रहेंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, उसे लेकर जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, उनके तहत अब ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया अगले 7 दिन तक के लिए भेज दिए गए हैं। और एक बार फिर से अदिति की अदालत में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और खंड खंड पाकिस्तान की, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, सुरक्षा की बात कर लीजिए, हर तरफ पाकिस्तान जो है उसमें उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जनरल सिवाच, आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को कि कैसे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो कभी फौज के रोल को डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल जो है, अब तो फौज ने कह दिया है कि वो किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, देखो आदित्य, सच्चाई यह है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और सच्चाई ये भी है, पाकिस्तान में असली पावर जो इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है, और स्पेशली डिफेंस और फॉरेन अफेयर वो पाकिस्तान की आर्मी ही डिसाइड करती है। पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है कि कौन वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा और कौन उसका तख्ता बदलेगा, और यही होता रहा है। मगर यह भी सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी को अभी पता लग गया है कि रूल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो पीछे से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, अथॉरिटी उनकी। यह भी सच्चाई है, पाकिस्तान एक ओवर मिलिटराइज देश है।
अगर भारत के साथ उसकी तुलना की जाए तो उसका जो 1/8 है एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, और उसकी पॉपुलेशन भारत से 1/7 है और उसकी इकोनॉमी 187 है। मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भारत के 80% है। एक छोटा देश, बहुत बड़ी फौज, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करते हैं, एक आर्टिफिशियल जो थ्रेट पैदा करते हैं अपना वजूद पैदा करने के लिए। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए पैसा चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए पे एंड नाउ चाहिए। और आज भी वही प्रॉब्लम आ रही है। आज पाकिस्तान के हालात खराब है मगर फौज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, फौज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पाकिस्तान को खुद देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर ये कर पाता तो फिर पाकिस्तान की हालत ये ना होती ना जनरल सिवाच। इसी बीच अमेरिका की तरफ से दो बड़ी बातें, एक तो जो इंटेल रिपोर्ट आई, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई जिससे जुड़ी हुई बड़ी बातें, जो बड़ी अहम बिंदु थे वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताए, और दूसरा अमेरिका भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधरते हुए देखना चाहता है और उसमें कोई भी रोल प्ले करने के लिए तैयार है। सुनिए। We support diplomacy between India and Pakistan to resolve, again, another set of long-standing disputes. We are a partner. We are willing to support that process in any way that they deem appropriate, but ultimately these are decisions that India and Pakistan themselves are going to have to make. These are decisions for the countries themselves. If they agree on a particular role for the United States is prepared to, as a partner to both countries, support that process in any way that we responsibly can. But ultimately, it is not for the United States to determine the modalities or the way in which India and Pakistan engage one another. What we support is constructive dialogue, meaningful diplomacy between India and Pakistan in the first instance to resolve long-standing conflicts. तो यहाँ पर मीनिंगफुल डिप्लोमेसी की बात और मीनिंगफुल डायलॉग की बात यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है। लेकिन एजाज, जो रिपोर्ट आई अमेरिका की, जो खुफिया रिपोर्ट है, जिसके दो अहम बिंदु, एक तो पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को हार्बर करता है, उनके लिए जन्नत है, और दूसरा कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर अब किया तो भारत पहले से ठीक उलट, सीधे तौर पर मोदी रजीम की उसमें बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की उसमें बात की गई है कि भारत का रिस्पांस अंडर मोदी काफी स्ट्रांग होगा। अदिति, मुझे नहीं पता आपने किस रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है। मैं खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, इंटर रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। ग्राउंड के ऊपर चीजों के बारे में बता सकता हूँ कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी पाकिस्तान में, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया है। जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स यहाँ पर बड़ा किसी जमाने में होते थे, जो जिहाद बड़ा फख्र करते थे उस पर, अब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान ने अपने मफाद में किया क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में बड़े अटैक्स हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए पाकिस्तान आजकल कोई इस तरह की कोई बात है या पाकिस्तान के बारे में जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये इल्जाम दुरुस्त होता तो इंडिया पे कोई अटैक भी होते। क्या इंडिया पे अटैक हुए? आंसर इज नो। अगर अटैक नहीं हुए तो मिलिटेंट भी नहीं गए, या फिर मिलिटेंट गए तो कोई पकड़े, तो आंसर इज नो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। क्या आपने रीजनिंग दी है एजाज कि भारत में क्या अटैक हुए हैं, तो भारत में फोर्सेस क्या कर रहे हैं, भारत में एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की मेहरबानी है कि भारत में अटैक्स नहीं हुए? तो और हाफिज सईद कहाँ बैठा है? हैदर हयात से पूछ लेते हैं। हैदर हयात, टेररिस्ट नहीं है अब पाकिस्तान में, कैसी बातें कर रहे हैं? हाफिज सईद कहाँ रहता है? ज़कीउर रहमान लखवी कहाँ है? यूएन के डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में सबसे ज्यादा टेररिस्ट कहां पाए जाते हैं, जरा बताएं आप। देखिए, मैं वो रिपोर्ट तो नहीं पढ़ सका जिसका आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन अगर यूएस ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है तो ये बड़ी मजाका खेज रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर कुछ टेरर ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बड़े पुरअमन है, अमन पसंद है, और पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में भी अमन रहे। पाकिस्तान इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग अमन की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो। हमने माजी में किसी दूसरे मुल्क की जंग का हिस्सा बनकर 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हैं। हम जानों की, इंसानी जानों की हम कुर्बानियां दे चुके हैं। जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ हमें, वो इससे हटकर है।
तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस खित्ते में किसी भी मुल्क का अमन खराब हो, कोई भी मुल्क उस तरह सफर करे जिस तरह पाकिस्तान ने सफर किया है। लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के अमन के साथ खिलवाड़ की कोशिश करेगा तो वो फिर ये ना समझे कि पाकिस्तान अगर अमन की बात करता है तो ये पाकिस्तान की इसको कमजोरी समझ लिया जाए। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, लेकिन ये इसको हमारी कमजोरी हरगिज न समझा जाए। अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम वो आंखें भी निकाल देंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम 2 ईंटें मारेंगे जवाब। नहीं जरा सा आप ईंटें मारेंगे, लेकिन किसे मारेंगे? दुनिया को ईंटें मारेंगे आप? अजमल कसाब और उसके 9 साथी कहां से आए थे? हाफिज सईद कहाँ रहता है? अभी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। मैंने वही कहा था, यूएन के ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहां पाए जाते हैं आप भूल जाते हैं। कश्मीर में आपने कितना ब्लडशेड किया आप भूल जाते हैं। भारत में आतंकी हमलों को किस तरह से अंजाम दिया आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट होने वाले थे आप। तो भारत ने नहीं कहा ये एफएटीएफ में क्यों ब्लैक लिस्ट होने वाले थे, ये आपको जवाब देना चाहिए जनरल सिवाच। बिल्कुल, देखो सच्चाई अदिति, पाकिस्तान की विडंबना है, वो मानते नहीं है कि आतंकवाद का गढ़ है कि आज जो 100 टेररिस्ट हैं सबसे ज्यादा बड़े, उनमें से 80 आतंकवादी उनकी या तो वो उनकी रूट्स वहां की है या वो पाकिस्तान में है। और सच्चाई है, हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने पाकिस्तान को बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड में अगर आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे ये सांप आपके नेबर को काटेगा, एक दिन आपको भी काटेगा। तो आज वो समय आ गया है कि जो आतंकवाद पाकिस्तान ने पैदा किया था, आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में उनको ही काट रहा है। आज वो तालिबान जो उन्होंने अफगानिस्तान में लेके आया था, उस गवर्नमेंट के साथ उनके बहुत ज्यादा गंदे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, और बार बार वो कहते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को वो एक प्रकार से श्रेय दे रहे हैं। अब बात आई भारत की, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट के बीच में फर्क करता है, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। उनको गुड टेररिस्ट बोलता है जो कि भारत के अगेंस्ट यूज करता है, जिस प्रकार से लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद। आज भी 10,000 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं POJK में, और वो लैस हैं उन हथियारों से जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया था। वो अलग बात है, वो भारत में घुस नहीं सकते क्योंकि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पुख्ता है। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान को मालूम है अगर अभी कोई आतंकवाद की बड़ी घटना भारत में हुई तो फिर जिस प्रकार से उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था या पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, अब उससे ज्यादा होगा, घर के अंदर घुस के मारा जाएगा। ये इनको पता है। ये हमने देखा है, चाहे होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो जनरल सिवाच, या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, हमने सबके स्टेटमेंट में ये बात देखी है, सुनी है। जरा वो स्टेटमेंट्स एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं यहाँ पर। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। बहनों भाइयों, भारत की संसद ने तो पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है कि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का हिस्सा है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, अब जम्मू कश्मीर का काम तो खत्म, जम्मू कश्मीर अब भारत का इंटीग्रल पार्ट। अब यदि बात यदि कुशली होनी होगी किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ, तो केवल POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं होगी। याद रखना, वह क्षण भी आएगा कि हम जम्मू कश्मीर का ऐसा विकास करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि मेरे बहनों भाइयों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी यह नारा लगाना प्रारंभ करेंगे कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता टूटना चाहिए और भारत के साथ हमारा रिश्ता जुड़ना चाहिए। वह क्षण भी आ सकता है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कई बार पीओके को लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिसे एक रुख के तौर पर भी यहाँ देखा और समझा जा सकता है। और यहाँ पर हैदर यार, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप बहुत अमन पसंद मुल्क हैं। आपने अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके यहाँ ऐसा क्यों है कि ओसामा बिन लादेन से लेकर यूएन के जो ग्लोबली डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहाँ पाए जाते हैं, और आपने शायद इंटेल रिपोर्ट में जो वार्निंग है आपके लिए उसे भी मिस कर दिया कि कोई भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। कोई भी मुल्क जब कोई रिस्पॉन्ड करता है तो उसके लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है। आपको याद होगा 27 फरवरी आप लोगों ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, फिर हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया आपको, हम लोगों ने सरप्राइज किया आपको। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है जिगरा, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। और मैं नहीं ये समझता कि भारत के अंदर जो इस वक्त शख्स बरसर इक़्तिदार है उसके अंदर इतनी हिम्मत है वो किसी भी चीज का कोई जवाब दे सके। पहली चीज तो ये कि हम चाहते ही नहीं है कि इस खित्ते का अमन खराब हो, हम इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजों को बहाना बनाकर आप लोग जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और उसके बाद आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर उसके बाद किसी एक्टिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ना समझिएगा कि हमारी तरफ से कोई खामोशी होगी, हम बड़े खुश होंगे या हम लोग चुप करके बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं आप ही के एमपी है ना, बुरा हशर करेंगे। और नहीं, आप ये जो गीदड़ भभकी है कहीं और दिया करें। आप ये गीदड़ भभकी जो है ना ये कहीं और दिया करें। ये सरदार अयाज सादिक पीएमएलएन के नेता थे ना, ये कहा, इन्होंने क्यों कहा कि जनरल बाजवा को पसीना आ रहा था और उनके पांव कांप रहे थे? ये क्यों कहा उन्होंने? जनरल सिवाज, पाकिस्तान के बारे में कहा ही जाता है जो भी हैदर हयात कर रहे हैं, अ स्टेट इन डिनायल। सच्चाई बात यही है अदिति कि ये बार बार मनाही करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि आतंकवाद फैला रहे हैं, हरदम बोलते हैं हम विक्टिम हैं। सच्चाई जब तक नहीं देखेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के हालात जो अब हो रहे हैं वो टूटने के कगार में, और वो किसी और ने नहीं किए, खुद किए। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला था तो वो भारत ने तो नहीं डाला, वो उनके करतूत से डाला था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। और आज भी वो आतंकवाद का जो सहारा नहीं छोड़ रहे। आप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हाफिज शहीद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन सभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान अपने आप कमजोर होता जा रहा है, अब खोखला हो गया। और जब बात आती पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान की, ये समझना पड़ेगा कि आज वहां से लोगों की आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां चला गया है, डेवलपमेंट के दौर पे है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। बिल्कुल, और ये आवाजें अब पीओके से उठ रही है हैदर हयात, आपको समझ नहीं आ रहा है? आप टेरर पर डिनाइल में, आप पीओके पर डिनाइल में, आप बलूचिस्तान पर डिनाइल में, आप हर जगह डिनाइल में। देखिए अदिति, पाकिस्तान ने माजी में कुछ गलत फैसले किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान का हर फैसला ठीक था। हमने गलत फैसले किए और उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, लेकिन अब हमने उन गलत फैसलों से सीख लिया है। मुस्तकबिल के लिए हम इंशाल्लाह ऐसे किसी गलत चीज की तरफ नहीं जाएंगे। बाकी जहां तक बात है टेरर स्पॉन्सरशिप की, ये काम इस खित्ते में अगर कोई मुल्क कर रहा है तो उसका नाम है भारत, उसका नाम है हिंदुस्तान। वो वाहिद मुल्क है जो शायद समझ नहीं पा रहा और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहता है भारत नहीं पाकिस्तान। नहीं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भारत नहीं पाकिस्तान रहता है। तो आप बोलते क्या हैं और तथ्य क्या है, थोड़ा सा तो जांच और समझ लिया कीजिए हैदर हयात। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। हैदर हयात, एजाज सैयद और जनरल सिवाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। अदिति की अदालत में फिलहाल इतना ही, जल्द लौट रहे।